Welcome back, dear children. आपको याद होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 10th क्लास में केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम इसको कंसिडर करते हैं। 2-3 पार्ट्स तो हम कर चुके हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने नई पढ़ी, जो बिल्कुल नई थी आपके लिए। आप पहली बार वो कंसेप्ट जो है वो स्टडी कर रहे थे, और उनमें पर्टिकुलरली जो जिस पर मेरा फोकस ज़्यादा रहा है इन पिछले दिनों में 2 लेक्चर्स में, वो था रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डिफरेंट थिंग्स, जैसे ऑक्सीजन, जैसे वाटर, जैसे एसिड्स। मतलब ये कि हमने ज़्यादा फोकस जो था वो अपना जो था हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के ऊपर रखा। आज भी जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो एक्चुअली अभी तक जितना टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड ही है। मैंने कुछ कॉल्स अटेंड की, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस आए, कुछ एसएमएसेस आए, और बच्चों ने मुझे रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पूछा। 2-3 बच्चों ने रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पूछा। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में ही मैं आज बात करूंगा, और इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़ हम उसके बारे में बात करेंगे, जो कि एक्चुअली छोटी नहीं है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन हम जो है वो थोड़ा सा उसका जिक्र करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, और वो है टॉपिक कोवेलेंट बॉन्डिंग। देखिए, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आयनिक बॉन्डिंग के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग दोनों सेम चीज़ें होती हैं, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लेकिन आज मैं आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में भी बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और पर्टिकुलरली जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल स्टडी कर रहे होंगे तो देखेंगे बहुत जगह पर कोवेलेंट बॉन्डिंग का होना जो है वो ज़रूरी है। पर्टिकुलरली जब आप बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ किस तरह से नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, तो मैं आपको बताऊं, वहाँ पर आपको कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। आगे आने वाली क्लासेस में तो बहुत सारी चीज़ें आपने इसके बारे में पढ़ना ही है। खैर, लेकिन उसको पढ़ने से पहले रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। मेरे 1-2 स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा था कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है। तो देखिए, यह रिएक्टिविटी सीरीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है, या रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है उसके फीचर्स क्या हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये बताने से पहले रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि रिएक्टिविटी सीरीज़ एक्चुअली है क्या है। तो आपने बहुत सारे मेटल्स के बारे में पढ़ा। कुछ मेटल्स जो हैं वो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है जी, कुछ थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं, और कुछ जो हैं वो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होते। तो इनको जब आप अरेंज करके लिखते हैं, हम उस सीरीज को बोलते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। आप यहां पर देख पा रहे होंगे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। आप अगर टेक्स्ट बुक यूज करते हैं तो उसमें भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में लिखा गया है। अगर आप कोई पॉपुलर रिफ्रेशर यूज करते होंगे तो उसमें भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में बताया गया है। ये जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये वन ऑफ द पॉपुलर रिफ्रेशर्स में से ली गई है। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसके बारे में यहां पर बताया गया है। खैर, आप देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिएक्टिविटी सीरीज। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही कॉमनली बताया जाने वाला कंसेप्ट है। केमिस्ट्री का सबसे कॉमन कंसेप्ट्स में से एक कंसेप्ट है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने यूजफुल होने के कारण। ये क्यों यूजफुल है, वही वजह है इसके इंपॉर्टेंट होने की। आमतौर पर जब कोई चीज़ बहुत यूज़फुल होती है तो डेफिनेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ भी कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है। तो आप यहाँ पर देखिए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज़ एक्चुअली होता क्या है। इट इज़ अ वेरी कॉमनली टॉट कंसेप्ट इन केमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री को अगर आप समझना चाहते हैं, केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को अगर आप समझना चाहते हैं कि कोई मेटल जो है किसी चीज़ के साथ ज़्यादा रिएक्ट क्यों करता है, कोई मेटल जो है किसी चीज़ के साथ कम रिएक्ट क्यों करता है, या कोई चीज़ जो है वो रिएक्ट ही क्यों नहीं करता है,
तो इस चीज़ को समझने के लिए, ये हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, इस चीज़ को समझने के लिए अगर आप किसी प्रकार से इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद रख पाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा इससे हो सकता है। तो कुछ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं मेटल्स, ओके, कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और ये आप देखिएगा, यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, इट्स ऑल्सो अ यूजफुल टूल इन प्रिडिक्टिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में आप बात करेंगे, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आपको कुछ चीज़ें समझनी बड़ी आसान हो जाएगी कि क्या प्रोडक्ट हो सकता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर बात समझाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। इसको इग्नोर करते हैं जो यहां पर लिखा हुआ है। तो आप देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूं, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, ये पिछली स्लाइड है। खैर देखिए, अगर मैं कॉपर लेता हूं और जिंक सल्फेट लेता हूं, ठीक है जी, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कॉपर लेता हूं, ओके, जिंक सल्फेट लेता हूं, तो आप यहां पर नोटिस करेंगे कॉपर जो है और जिंक जो है, इसके बारे में, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। कॉपर जो है वो कॉपर, ओके, कॉपर जो है ये कम रिएक्टिव है, किससे? जिंक से। तो कॉपर जो है जिंक को यहां से हटा नहीं सकती। यही रीजन होगा कि यहां पर किसी भी प्रकार की रिएक्शन के होने के चांसेस नहीं रहेंगे, ओके। यहां पर रिएक्शन जो है नॉट पॉसिबल, रिएक्शन यहां पर पॉसिबल नहीं होगी। तो लेकिन अगर 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 आपके पास कुछ इस तरह से यही रिएक्शन आपको करने को मिलती, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक है जी, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। आपको पता है कॉपर जो है, आप जानते हैं कि कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है जिंक से, ओके, यू नो दैट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। तो जिंक यहां पर क्या करने जा रहा है, यहां पर जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होने वाली है प्लस कॉपर, ठीक है जी, ओके। आई एम श्योर कि आपको यह समझ आ रहा होगा। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। बट जब हमने बात की किसके बारे में, जब हमने बात की कॉपर प्लस जिंक सल्फेट के बारे में, यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ था। मैंने आपको बताया था अभी अभी, यहां पर कोई भी रिएक्शन जो था वो पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो रीजन क्या था? इसका रीजन था कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। अब ये चीजें कैसे हमें पता लग सकती हैं? अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जानकारी है, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज का बेस समझते हैं कि वो कॉन्सेप्ट है क्या है, तो आपके लिए ये चीजें समझना थोड़ी सी सुविधाजनक हो जाती हैं, थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। चलते हैं थोड़ा सा आगे। मैंने अभी आपको क्या बताया, इट्स यूजफुल टूल इन प्रिडिक्टिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग टू डिफरेंट मेटल्स। इसके अलावा एक और बात बताऊं, जो यहाँ पर लिखा भी है, एज वेल एज प्रोवाइडिंग एन इनसाइट इनटू व्हाई डिफरेंट मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स इन डिफरेंट मैनर्स। ये कंसेप्ट जो है ये आपको मेटलर्जी में पढ़ने को मिलेगा, तो इसके बारे में मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। हर मिनरल जो है, ज़मीन से जब आप कोई चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं, तो हर जगह से कोई पर्टिकुलर मेटल या एलिमेंट जो है वो आप निकाल नहीं सकते, ठीक है। और अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर ओर को सिलेक्ट करना है किसी एक पर्टिकुलर मेटल के लिए, तब भी रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप जब मेटलर्जी टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ज़्यादा डिटेल में ये समझा पाऊंगा। अभी हम आगे चलते हैं। तो देखिए, ये जो आपकी पॉपुलर बुक है, जहाँ से जो आपके पास इस समय होगी या आपकी टेक्स्ट बुक जो है, वहाँ पर ये
कंसेप्ट जो है दिया हुआ है। यहाँ पर सारे बताए हुए हैं कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, और कंपैरिजन के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो इस्तेमाल में लाया गया है। अगर आप पिछला रिएक्टिविटी सीरीज़ देखेंगे जो मैंने यहाँ पर आपके लिए रखी है, यहाँ पर भी जो है आपने देखा होगा ये इसको पार्ट्स में बांटा गया है। ये वाला पोर्शन जो है ये अलग है, ये पोर्शन अलग है, और ये जो है अलग पोर्शन है। और कंपैरिजन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है। डिफरेंस कहाँ पर हो सकता है वो आपको अगर समझना है तो आप देख सकते हैं। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स की श्रेणी है, ओके। ये थोड़ी सी कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल ही जो है वो अनरिएक्टिव मेटल्स हैं। आपने सुना भी होगा एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हाइड्रोजन से जब आप कंपेयर करते हैं तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ आते हैं। मैं अभी आपको इसके बारे में और एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा, आप थोड़ा सा ध्यान से बस देखिएगा। देखिए हम आपने यहाँ पर देखा कि जो सबसे रिएक्टिव मेटल यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वो आप देख रहे होंगे वो है पोटेशियम। और जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है वो आप देख रहे होंगे, इट इज़ प्लैटिनम। ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल हमने लिखा है और यहाँ पर मोस्ट रिएक्टिव मेटल इसको हम मान रहे हैं, ठीक है जी। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है उसको सबसे ऊपर रखा गया है और सबसे लीस्ट जो है रिएक्टिव जो है वो सबसे नीचे की तरफ है, आप देख रहे होंगे। गोल्ड और प्लैटिनम, जब आप गोल्ड और प्लैटिनम दोनों की बात करते हैं, मैंने दोनों को मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं, तो हम इनको लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स मानते हैं। आप इस चीज़ को समझिएगा, अगर आप गोल्ड की बात करते हैं, अगर आप प्लैटिनम की बात करते हैं, तो गोल्ड और प्लैटिनम जो है वो फ्री स्टेट में अवेलेबल हैं। फ्री स्टेट में अवेलेबल होने का मतलब क्या होता है, आप इसको समझिएगा। दे आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट। मतलब ये कि ये आपको जब आप ज़मीन से खुदाई करेंगे तो आपको डायरेक्ट गोल्ड ही मिलेगा। थोड़ी सी उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी, ठीक है, थोड़ी सी मिट्टी होगी और कुछ और चीज़ें होंगी, लेकिन गोल्ड ही मिलेगा। लेकिन क्या एल्युमिनियम के केस में ऐसा होता है? एल्युमिनियम के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे जो हैं जैसे कॉपर है, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलते। लेकिन गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे। लेकिन क्या आप सोडियम के बारे में जब आप बोलते हैं तो क्या आप सोडियम के बारे में भी सेम बात बोल सकते हैं कि वो फ्री स्टेट में मिलेगा? नहीं हो सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता? उसका रीज़न मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। आप थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आप जितने भी ये हम जिन मेटल्स की बात कर रहे हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ रखा गया है एक्टिविटी सीरीज में, ये ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। जो नीचे की तरफ रखे गए हैं वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। वो जब आप उनको रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे वाटर के साथ, एसिड के साथ, तो वो क्या करेंगे? वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, ठीक है जी। जैसे एक मेटल है और आप उस मेटल को यू आर ट्राइंग टू रिएक्ट इट विद वाटर। सोडियम क्यों ऐसा होता है कि हाइड्रोजन के साथ, मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही वॉलेंटली रिएक्ट करता है। उसका रीज़न ये है कि सोडियम जो है वो वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है। एक्सोथर्मिक है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, एक्सप्लोजन हो जाता है, आग लग जाती है, ठीक है। तो ये एक रीज़न है। तो आप समझिएगा, जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। आप इस हाइड्रोजन को अगर देखेंगे तो इससे ऊपर वाले जो हैं ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है और इससे नीचे वाले जो हैं ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। और सिंस ऊपर वाले हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जब रिएक्शन होती है तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। नीचे वाले जो है हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। दैट इज़ वाई दीज मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है जी।
आगे चलते हैं। आप यहाँ पर भी ये चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर भी सेम दिया हुआ है, थोड़ा सा नंबर ऑफ मेटल्स जो हैं यहाँ पर ज़्यादा है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम बात करते हैं किसकी, वाई सम मेटल्स आर कंसीडर्ड मोर रिएक्टिव वाइल अदर्स आर लेस रिएक्टिव। अगर आपको याद होगा, हमने अपने लेक्चर की बिगनिंग में ही जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने शुरू किया था, मैंने उसी समय आपको बताया था कि कुछ एलिमेंट्स को हम ज़्यादा रिएक्टिव मानते हैं, कुछ को हम कम रिएक्टिव मानते हैं। उसका रीज़न होता है कि वो कोई एलिमेंट जो है, जैसे मैं एक एग्जांपल देकर आपको बात समझाता हूँ। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया हुआ है कि जैसे सोडियम है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस एक इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाना आसान है। ओके, इस एक इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाना आसान है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पा लेता है। लेकिन अगर मैग्नीशियम का केस आप स्टडी करेंगे, मैग्नीशियम के केस में ऐसा नहीं होता। उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये इट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। ये एक रीजन हो सकता है कि क्यों सोडियम जो है वो मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है जी। तो व्हाई सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव व्हाइल अदर्स आर लेस रिएक्टिव, द रीजन इज metals are elements which can lose electrons and form positive ions. You know this. आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता है कि जैसे मैंने सोडियम का एग्जाम्पल बार बार आपको दिया है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और सोडियम जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है जी। तो पॉजिटिव चार्ज गेन करने के लिए इसको इस एक इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाना होता है, और वो बड़े आसानी के साथ उस एक इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पा लेता है। लेकिन अगर यही काम जो है ये मैग्नीशियम को करना हो तो वो पॉसिबल नहीं होता। और बहुत सारी एग्जांपल्स आप यहां पर लेकर चल सकते हैं। सो द मोर इजिली अ मेटल कैन लूज एन इलेक्ट्रॉन, मोर रिएक्टिव इट इज। तो जितना आसानी के साथ एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एक मेटल, उतना ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा। एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी, हमने बार बार यहाँ पर हाइड्रोजन का जिक्र किया कि हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर कंपैरिजन जब भी आप कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के साथ कर रहे हैं। सो व्हाई सम मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन व्हाइल अदर्स आर लेस रिएक्टिव। इसका उत्तर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से आपको वो बता रहा हूं। metals which can lose electrons more easily than hydrogen are more reactive than hydrogen. जो एलिमेंट्स आसानी के साथ, जो मेटल्स आसानी के साथ, यहां कंपैरिजन हाइड्रोजन से हम कर रहे हैं, जब आप बात करते हैं इन सब की, तो ये बड़ी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। ठीक है जी, हाइड्रोजन से कंपेयर करने पर। और जब आप इनकी बात करते हैं, इनके केस में ऐसा नहीं होता। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? हाइड्रोजन से कंपेयर कर रहे हैं। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। मैं बता चुका हूं पहले, लेकिन फिर भी आप एक बार फिर से सुन लीजिए। ये जो सिस्टम है केमिकल रिएक्टिविटी वाला, केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज का, ये बहुत अपनी तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कैन हेल्प अस प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ सर्टेन केमिकल रिएक्शंस। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। ठीक है, जिंक का आपने एग्जाम्पल जो था वो समझा। मैंने आपको बताया जब भी कॉपर सल्फेट और जिंक की बात, जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। ऐसा क्यों हो पाया, उसका रीज़न आई एम श्योर कि आपको समझ आ गया होगा। इफ अ मेटल कंपाउंड reacts with the metal that's above it in the reactivity series, a displacement reaction will occur and the more reactive metal will take place of the less reactive metal in the compound. Conversely, if we try and react a metal compound with a metal lower in the reactivity series, no reaction will take place. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये सारा ये बेसिकली क्या है? These are salient features of reactivity series. इसके बारे में हम बार बार बात कर चुके हैं, तो मैं इसके बारे में अब दोबारा बात नहीं करूंगा।
ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, देयर आर 7 पॉइंट्स, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है। आप इन 7 पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िएगा, आपको हर चीज़ जो पीछे हमने पढ़ा है बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर भी एक दो लाइंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उसमें से ये है, रिड्यूसिंग एबिलिटी जो है मेटल्स की, इट ग्रोज वीकर वाइल ट्रेवर्सिंग डाउन द सीरीज। आपको याद होगा मैंने मेटल्स के बारे में एक बात आपको बताई थी, और वो बात क्या थी, अगर आप याद हो तो, रिएक्टिविटी सीरीज, ये हम बात करें मेटल्स की, तो मैंने आपको बताया था पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था मेटल्स जो हैं ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। ठीक है, तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं सिंस दे आर ईजिली ऑक्सीडाइज। ठीक है जी, और यही कारण है, ये मैंने आपको नहीं बताया था कि यही कारण है दीज मेटल्स टार्निश करोड वेरी इजीली। और रिड्यूसिंग एबिलिटी जो है मेटल्स की वो वीक होती जाती है जैसे जैसे आप रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ जाते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, रिएक्टिविटी सीरीज में जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है एलिमेंट्स की, वो भी रिड्यूस होती जाती है। एक और चीज़ आपको बता दूं, जो हायर रैंकिंग मेटल्स होते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उनके ओर्स से बाहर आने के लिए। मतलब जो उनका ओर होता है उससे, अगर आप ये हायर रैंकिंग मेटल्स की हम बात करें, अगर आप हायर रैंकिंग मेटल्स की बात करते हैं तो हायर रैंकिंग मेटल्स को उनके ओर से निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके द्वारा बनाया गया बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है जी, बाकी चीज़ें मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, इसलिए टाइम आपका इस पर मैं नहीं लगाऊंगा। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं आपको नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने वाला हूं। और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ समझने के लिए एक कंसेप्ट आपको समझना बड़ा ज़रूरी है, और वो कंसेप्ट है अबाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग। आई एम श्योर यू पीपल know a little about covalent bonding। जैसे आपने आयनिक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा जिसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग भी बोलते हैं, वैसे ही एक दूसरा कंसेप्ट है केमिकल रिएक्शन में, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग या बॉन्डिंग की कुछ और टाइप्स हैं, अगर आप ये अच्छे से समझ जाएं तो आपको समझ आ जाता है कि एक्चुअली हमारे आसपास जो रिएक्शंस हो रहे हैं ये एक्चुअली रिएक्शंस होते ही क्यों हैं, इनके होने की क्या वजह हो सकती है। तो एग्जाम्पल से बात समझाऊंगा। सपोज करिए हमारे पास कार्बन है। ठीक है जी, कार्बन के आउटर शेल में याद रखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। एक्सेप्ट करना 4 इलेक्ट्रॉन्स को ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ये भी बहुत मुश्किल है। तो अब ये क्या करेगा, अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को किसी के साथ शेयर करेगा ताकि अपनी ज़रूरत जो है वो पूरी कर सके। तो देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर कर लेता है। आप देख पा रहे होंगे ये अपना है और ये है किसका, ठीक है। लेकिन अभी भी कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं, तो एक और हाइड्रोजन के साथ ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लेगा। इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट भी कंप्लीट हो गया। एक और हाइड्रोजन के साथ ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, तो इस हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। एक और हाइड्रोजन आएगा, उसके साथ भी ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लेगा। माफ़ कीजिएगा, जगह कम थी इसलिए थोड़ा छोटा बन गया, लेकिन आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कार्बन की खुद की। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा, इस हाइड्रोजन ने तो अपना कंप्लीट कर लिया, इस हाइड्रोजन ने भी कंप्लीट कर लिया, इस हाइड्रोजन ने भी कंप्लीट कर लिया, इसने भी कंप्लीट कर लिया। कार्बन भी पीछे नहीं है, कार्बन भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट कर चुका है। देखिए ध्यान से,
यहाँ पर कार्बन के पास 2 हैं, ओके, आप देख रहे होंगे। यहाँ पर कार्बन के पास 2 हैं, यहाँ पर कार्बन के पास 2 हैं, हो गए 4, यहाँ पर 2 हैं 4 और 2 6 और ये 2 हैं 8। तो इस तरह से कार्बन ने शेयरिंग कर ली और अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, आप देखेंगे ध्यान से। कार्बन 1, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ओके, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। इस प्रकार से ये बना क्या है एक्चुअली आपको मैं बताऊं, दिस इज मीथेन, ये है मीथेन। इस प्रकार से मीथेन की फॉर्मेशन हुई। ठीक है जी, मीथेन गैस बड़ी पॉपुलर गैस है, आपने सुना होगा इसके बारे में। एक और एग्जाम्पल देकर आपको ये बात समझाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए अगर हम बात करते हैं कार्बन की, ओके, अगर हम बात करते हैं कार्बन की, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है जी। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में अगर आप बात करेंगे तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। तो अब नोटिस कीजिए, अगर मैं बात करता हूं इस ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीजन के 6 अपने और 2 कार्बन के, तो इस ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहां पर बात करते हैं, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 6 अपने, इस ऑक्सीजन के 6 अपने और 2 इस कार्बन के। अब जरा देखते हैं कि कार्बन के साथ क्या हुआ। कार्बन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के, तो इस तरह से कार्बन का भी ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो गया। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग एक ऐसी बॉन्डिंग है जहां पर गिव एंड टेक रिलेशन नहीं है, शेयरिंग वाला रिलेशन है। ठीक है, तो यहां पर कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो कार्बन ने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किए, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किए और डबल बॉन्डिंग बनाई ऑक्सीजन के साथ। डबल बॉन्डिंग, ये डबल बॉन्डिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर 2 बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 2 बॉन्ड्स हैं, यहां पर भी 2 बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी। तो अभी मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स बताए। एक मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था मीथेन का, ओके, और दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था वो था कार्बन डाइऑक्साइड का। जो मीथेन का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा तो मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, एक कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड अनदर हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड अनदर हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड अनदर हाइड्रोजन। लेकिन जब आपने बात की किसकी, जब आपने बात की कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग या आयनिक बॉन्डिंग में गिव एंड टेक वाला रिलेशन होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं किसकी, जब आप बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में गिव एंड टेक वाला रिलेशन नहीं होता, बल्कि ये रिलेशन जो है ये शेयरिंग वाला रिलेशन होता है। ठीक है जी, यहां पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ शेयरिंग करता है। और बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको इसकी मिल जाएंगी, आप देखेंगे आपको बहुत बहुत सारी और एग्जाम्पल्स जो हैं इसकी समझने को मिलेंगी। आई एम श्योर कि आज का कंसेप्ट जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हर कंसेप्ट या हर लेक्चर जो होता है जब वो बनता है तो उस पर बड़ी मेहनत की जाती है। अभी इस लेक्चर पर भी बड़ी मेहनत हुई है। थोड़े समय पहले मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई जस्ट डोंट नो हाउ इट हैपन्स कि आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। कल मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था जिसमें जो जस्चर्स हैं, जो हम ये करते हैं, जैसे ये लाइन लगाते हैं या वैसा कुछ करते हैं, उसके साथ आवाज़ जो है वो सिंक्रोनाइज नहीं हो रही थी। तो मुझे वो लेक्चर दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा, ये भी लेक्चर दोबारा से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। लेकिन ये मेहनत जो है वो सफल हो जाती है जब आपको कोई चीज़ जो है वो समझ आ जाती है। ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं, अगर आपको ये अच्छे से समझ आ जाएं तो मैं भी ये बात मान लेता हूँ कि मैं किसी चीज़ में सफल हो पाया। सफलता केवल सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में नहीं है, सफलता
केवल अपने स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ाने में नहीं है क्लासरूम में, सफलता इस चीज़ में है कि जो काम किया जा रहा है वो कितने लोगों को सेटिस्फाई कर सकता है। अगर क्लास में या किसी जगह भी जो है 100 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं और 100% बच्चों को सेटिस्फाई कर पाना, ये तो इम्पॉसिबल होता है। घर में भी अगर आप माँ बाप को देखते हैं तो आपको पता होगा, आपकी माता जी जो हैं वो आपके लिए बहुत सारे काम करती हैं, पर्टिकुलरली आपके खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हैं। लेकिन घर में केवल 4 सदस्य ही होते हैं आपकी माता जी को मिलाकर, यदि तो वो भी अपने आप को छोड़ दें तो बाकी 3 में से 100% सबको सेटिस्फाई कर पाए, ये ज़रूरी नहीं होता। मेरे काम में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैंने कहा ये काम ठीक हो जाता है, सक्सेसफुल हम खुद को फील करते हैं अगर जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ आए तो। अपना ध्यान रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गुड डे।